सिर्फ रामनवमी बल्कि उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को भी जारी रही है। पुलिसकर्मियों पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पुलिस को वहां जमा हुए लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियों का भी इस्तेमाल करना पड़ा और कांजीपाड़ा इलाके में धारा 144 अब लागू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से करवाने की मांग की जा रही है। अब इस हिंसा में अब तक करीब 36 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस बीच हिंसा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और प्रदेश भाजपा नेता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ममता ने इस हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। अब जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जिनमें गौर करने वाली बात यह है कि रामनवमी का एक पावन पर्व है जिस पर शोभा यात्रा हो रही थी, लेकिन इस दौरान दो समुदायों के बीच में विवाद हुआ, पथराव शुरू हो गया और इस बीच पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी देखती रही, क्योंकि पुलिस का खौफ जाहिर तौर पर लोगों में जरूर नजर नहीं आया है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ है और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस पथराव को रोकने की कोशिश की, लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन जो माहौल है अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और इस खबर पर संजय चक्रवर्ती नेता टीएमसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या कर रहा है उनका प्रशासन। संजय जी, आर न्यूज पर स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर संजय जी, आपकी सरकार वहां पर है, लेकिन यहाँ जो हालात देखने को मिले हैं, आप मानेंगे कि यहाँ पर प्रशासन चूक गया है बुरी तरह से? क्या पता नहीं था कि रामनवमी है और इस तरह की घटना हो सकती है, तो पहले से तैयारियां पूरी की जाएं? देखिए मैम, पहली बात तो शुरू में ही आगाह किया गया था कि इस तरीके से जहाँ से जुलूस निकाल रहे हैं वहां से जुलूस न निकाला जाए। ठीक है, सेंसिटिव इलाका है और बॉर्डर चूंकि हम लोग का पड़ रहा है, तो इसीलिए सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने में कभी किसी को रोका नहीं जाता है, क्योंकि रमजान भी चल रहा है और रामनवमी भी चल रही है, तो दोनों मिलकर के एक आपस में जो है कोई वैमनस्य ना हो, इसलिए ममता जी ने पहले से आगाह किया था कि ऐसी जगह से जहाँ पे किसी दूसरे धर्म को, क्योंकि सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करने की आजादी सबको है। दूसरी बात ये है कि संजय जी, अगर कोई अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है तो किसी दूसरे धर्म को उससे खतरा कहाँ पर है? मैं शोभा यात्रा की बात ही नहीं कर रहा। शोभा यात्रा सबको निकालने का कहा कि कोई भी निकाल सकता है। शोभा यात्रा में क्या तलवार और भाले निकाल के लेकर के, बंदूक लेकर कोई निकल सकता है क्या? जी संजय जी, इसी पर मैं आऊंगी। वहां पर देखा गया है कि रैली में कई लोग यहाँ पर हथियार लेकर भी गए थे, तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? वहां पर उस वक्त हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? जिन्होंने शोभा यात्रा निकालने के लिए पहले जिन्होंने परमिशन लिया था, उन्होंने क्यों नहीं रोका कि जिस तरीके से जो है आप तलवारें भाले लेकर नहीं निकल सकते? उनको रोकना चाहिए था। दूसरी बात यह है, आप देखोगे कि सबसे पहले दंगा शुरू किसने किया? ईंटे फेंके किसने? किसने मस्जिद पे लात मारी? कौन वो लोग थे जो है आगे नहीं कर रहे थे? तो संजय जी, क्या आप दावे से कह सकते हैं कि जो शुरुआत हुई है वो किस पक्ष की तरफ से हुई है? क्योंकि जब हिंसा होती है नुकसान दोनों पक्षों का होता है और आपको मानना पड़ेगा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह चूक गया है। निकाला उनकी तरफ से सबसे पहले शुरुआत वहाँ से शुरू हुई है और इसमें उपद्रवित तत्व है। मैं किसी को किसी नाम नहीं लूंगा कि वो हिंदू थे कि वो मुसलमान थे, कौन है, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको शामिल किया जाता है और जो इस तरीके से हरकत करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर संजय जी, ऐसा तो नहीं है कि बंगाल में सिर्फ राम का जुलूस हो रहा था, इससे पहले भी धार्मिक आयोजन किए जाते रहे, दुर्गा पूजा हो या और भी कोई त्योहार हो, लेकिन बावजूद इसके राम के नाम पर बवाल बंगाल में हमेशा देखा गया है। आखिर ये क्यों? जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, क्यों राम के नाम पर हर बार इस तरह का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है? ऐसा कभी नहीं होता है कि राम के नाम पे हमेशा बवाल होता है। आप मुझे इसके पहले कोई बता दीजिए कि राम के नाम पे बवाल हुआ? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब किसी चीज पे आपको पहले से सूचना दिया तो सरकार में कोई है और सरकार अगर आपको आगाह कर रही है, सूचना दे रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो पठानकोट में जब बम ब्लास्ट हुआ था, आईटी ने जो है कम से कम 10 से 11 बार जो है सरकार को चेताया, लेकिन कहीं नहीं कहीं सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उसको एक्शन नहीं दिया। आखिर बम ब्लास्ट हुआ, हमारे सेना के जवान मारे गए। तो ये होता है। आप सरकार की जो है अगर कोई चीज चेता रही है तो कम से कम उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रख करके उस पर है खुद ही। संजय जी, आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने अगर अल्टीमेटम दे दिया है तो लोगों को खुद समझ जाना चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं करेगी। ध्यान में रखना चाहिए। हाँ नहीं, पर पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन का काम बस खड़े होकर देखना है।
नहीं, प्रशासन ने अपना काम किया है, मुस्तैदी से किया, करीब 35 से 40 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे भी जो है अगले 48 घंटों के अंदर ईमानदारी के साथ सारा कार्यवाही निश्चित रूप से करेगी। पर यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका इस साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर मूक दर्शक बना देखता रहा है और हिंदुओं की बस्ती वहाँ पर उजाड़ दी गई, आगजनी कर दी गई। से पूछ रहा है कि देखो इनके कितने सारे छेद है। शुभेंदु अधिकारी हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी को इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि कल ही जो है जनहित याचिका लेकर के वो हाईकोर्ट पहुंच गए। उनको भरोसा नहीं कानून व्यवस्था पे। तो शुभेंदु अधिकारी जो गार्ड की मौत में खुद ही एक अभियुक्त है, दूसरों की बात करते हैं, तो मैं शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली नहीं लेता है। सरकार अपना काम कर रही है और उसको मजबूती के साथ जो है जो भी कुछ हुआ है, जो भी हादसा हुआ है उसको जरूर, हाँ, ये प्रशासन से निश्चित रूप से थोड़ी बहुत चूक हुई है, उसको भी जो है संभाला जा रहा है। स्थिति इस समय पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई जो है सुबह से कोई घटना नहीं हुई है। पर आप कह रहे हैं नियंत्रण में, पर वहाँ पर तो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, मार्च निकाली जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन पहली बात बावजूद ये है इसके कि कहीं पे तनावपूर्ण भी स्थिति दंगा बनी हुई होता है, है। कहीं पे बवाल होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माहौल तनाव पर रहता है। प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है और इस समय माहौल शांत है। लेकिन संजय जी, सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है ना, और जिन शुभेंदु अधिकारी की आप बात कर रहे हैं वो थे तो आप ही के साथ ही पहले, तो आपको तो बेहतर पता होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी कौन है। हमारे साथ थे तो बीजेपी ने उनको प्रताड़ित किया, उनको जो है ईडी सीबीआई सारे केस लगा दिए। अब वो जो है वॉशिंग पाउडर बीजेपी से धुल गए हैं, अब वो साफ सुथरे हो चुके हैं, इसलिए कोई उसको कुछ कह नहीं सकता। तो कोई तो कारण होगा ना कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है या आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो देखिए, हमारे सरकार पिछले 3 टर्म से लगातार है, 2011 से है और पूरी तरीके से जनता हम पे भरोसा करती है और हर बार जरूरत से ज्यादा सीटें जीतती है। पहली बार इस घटना के बाद क्या आपको लगता है जनता का भरोसा बरकरार है? क्योंकि काफी हिंदू बस्तियां हैं जो उजड़ गई हैं, काफी घरों में आगजनी हुई है, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। मुसलमान का नाम लेते हैं, हम लोग 222 सीटें जीत कर क्या है और 74% हिंदू है वहाँ पे, तो वो क्या हमको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया क्या? लेकिन बावजूद उसके फिर यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां जब आ जाती हैं, ये तस्वीरें जब आ जाती है, तो सोचना पड़ जाता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या पहले नहीं पता था कि रामनवमी पर ऐसा हो सकता है? देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता चल जाता है कि कौन दंगा करा रहा है और कौन रोक रहा है। अब ये सोशल मीडिया के जमाने में कोई चीज छुपती नहीं है, सबको पता है कि दंगा किसने कराया है। पर बहुत जल्दी अफवाहें भी सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती हैं, तो आप बिल्कुल क्या फैलती कहना है, चाह रहे हैं? एकदम सही बात। देखो, मैं इसको डिनाई नहीं करता, बिल्कुल फैलती है, लेकिन प्रशासन अपना काम अफवाहों पे नहीं कर रहा है, वो जमीन पे कर रहा है और अगले 48 घंटे के अंदर आपको जो है सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कौन दंगाई थे। संजय जी, इस घटना के बाद तो कई विरोधी पार्टियां टीएमसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगली बार बुलडोजर लेकर यात्रा निकालेंगे। सड़क क्या सिर्फ मुसलमानों की है, हिंदुओं की नहीं है? हाँ, वही तो, ये बुलडोजर का ही तो एक आजकल नया टर्न चला है, न कानून, न कोर्ट, न कचहरी, सिर्फ बुलडोजर। मतलब जो है कोई करे कोई भरे कोई, मतलब एक अगर अपराधी जो है एक अपराध करता है तो उसको पूरे खानदान को सजा दे दी जाती है बुलडोजर चला करके। न्याय व्यवस्था में तो भरोसा नहीं रहा। पर संजय जी, ये जो स्टेटमेंट आई है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। जहां से भी आई होगी, कोई भी जिसने भी दिया होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैंने अभी तो नाम ही नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी का। पर जो सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि क्या सड़क सिर्फ मुसलमानों की है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो आप ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा कि उस जगह से जुलूस मत निकालिए, यात्रा मत निकालिए, तो क्या जगह बट गई है? बंगाल में ये बंटवारा हो गया है कि ये जगह मुस्लिमों की है, ये हिंदुओं की है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि सभी धर्मों को जो है समान रूप से अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है और कहीं ना कहीं कोई चीज अगर रोका जाता है, कुछ चीज कोई सेंसिटिविटी बताई जाती है तो उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ आप दो बातें कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं समझना भी चाहिए। अब उनका भी रमजान चल रहा है, उनके भी रोजे चल रहे हैं, वो बाकायदा उनको भी जो है अपने मस्जिद में जाना होता है। और सब, मैंने फिर कहा एक बार जो है कुछ वीडियो ऐसे देख लीजिए कि सबसे पहले जो है ईंटे पत्थर किसने मारे, किसने जो है उनके धार्मिक स्थानों में लाश चलाया, किसने जो है वहां पे आग फेंकी, ये तो खुला है। तो आपको क्या लगता है चूक यहाँ पर संजय जी क्या हुई है? कोई अचानक से पथराव करना तो शुरू नहीं कर देगा? अचानक ही हुआ है, सब कुछ अचानक हुआ है, कोई भी चीज पे। और ये पहली चीज ये सोची समझी साजिश है, कुछ उपद्रवी तत्वों को शामिल किया जाता है
और जो सोची समझी साजिश के तहत जो है दंगा भड़काते हैं, उनको नहीं चाहिए होता है कि कहीं अमन चैन रहे। पर संजय जी, कहीं आप साजिश के पीछे छुपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर क्या? क्योंकि जिस तरीके से विवाद हो रहा है और जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आपने रमजान का भी यहाँ पर उदाहरण दिया, लेकिन किसी की शोभा यात्रा, अगर किसी ईश्वर की शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो उससे रमजान का क्या वहां पर महत्व रह जाता है? क्या वो उनके घर में जा रहे थे? अगर आपके धार्मिक स्थल पे कोई कुछ फेंकता है, कोई आपके जो है ईंटे पत्थर बरसाता है, आप क्या करेंगे? तो क्या सबको आप कह रहे हैं कि पत्थर मारना चाहिए एक दूसरे पर? तुमने मेरे घर में मारे तो मैं तुम्हारे घर में। यही तो चलन है। आदमी समय सुध खो चुका होता है। अगर हमको चोट लगेगी तो हम चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि वो इलाका संवेदनशील था। ठीक है, निकलेंगे ना। ठीक है संजय जी, ठीक है, आपने कहा कि वो इलाका संवेदनशील था, वहां पर यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर यात्रा एंटर कैसे हुई? नहीं संजय जी, पर वहां पर यात्रा एंटर कैसे हुई? शोभा यात्रा निकालने में किसी को कोई रोक नहीं था, लेकिन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया था कि थोड़ा सा जो है आप संभल करके निकालिएगा। संजय जी, फिर वहां पर यात्रा एंटर कैसे हुई? संजय जी, यात्रा एंटर कैसे हुई उस इलाके में? अगर आपको इतना ही था कि उस इलाके में नहीं निकालनी है, बिल्कुल नहीं निकालनी है वहां पर शोभा यात्रा, तो वहां पर पहले से आपको बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। प्रशासन ने इजाजत दी थी कि नहीं दी थी? बिना इजाजत के बैरिकेडिंग आपको करनी चाहिए थी वहां पर, आपकी पुलिस को। प्रशासन ने इजाजत दी थी ना। प्रशासन ने इजाजत दी थी तभी यात्रा निकली है। अगर ऐसा तो नहीं हो सकता बिना इजाजत के उन्होंने निकाली होगी। अगर निकाली है तो ये गैर कानूनी है। अगर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे ताली दोनों हाथ से बजती है, कोई एक तरफ से ताली नहीं बजती है, तो दोनों हाथ से ताली बजती है। रोकने की पूरी कोशिश की गई है और बाकी जो कुछ भी हुआ है सब चिन्हित हो चुके हैं। गिरफ्तार निश्चित रूप से होंगे, बहुत जल्द होंगे। अगले 48 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। पर संजय जी, बात अभी भी वहीं आ जाती है, जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा कि उन जगहों से शोभा यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए, तो वहां पर बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। दिल्ली में भी, जहांगीरपुरी में भी इस तरह की परिस्थिति आई थी, वहां पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, बैरिकेड लगाए, लिमिटेड जगह पर एक्सेस दिया गया यात्रा को और यात्रा वहां पर निकाली गई। लेकिन बंगाल जैसे हालात वो वहां पर नहीं हुए। देखिए, कुछ चीजें मैंने कहा ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रशासन से भी चूक होती है। प्रशासन, हम नहीं कहते हैं कि प्रशासन से चूक नहीं हुई है, लेकिन कि जब आपके जुलूस में जब आपको पहले से आगाह किया गया है कि आप दूसरे धर्म का भी एक त्योहार है उसका सम्मान करिए, तो वहां पे जुलूस के अंदर भाले, तलवार, बंदूक लेकर के जाने का, शोभा यात्रा का मतलब होता है कि आप फूल लेके जाइए, आप झंडे लेके जाइए, आप बैनर लेके जाइए। ये कौन सी नई तरह की शोभा यात्रा निकलने लग गई है आजकल पिछले 8 सालों के अंदर कि आप भाला, तलवार और ये सब लेके निकल रहे हैं? किसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, लेकिन वहां पर भी सवाल संजय जी यही आप ही की ओर उंगलियां उठ जाती हैं कि प्रशासन को उन लोगों को रोकना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था या हिरासत में लेना चाहिए था। सवाल वहीं उठ जाता है कि उन्हें रोका क्यों नहीं गया? मैंने क्या कहा अभी आपसे कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि कौन था और इसके पीछे साजिश किसने की हुई है। सबकी जो है सब चिन्हित हो चुके हैं, सब कैमरे में कैद है। तो संजय जी, पुलिस के जो आला अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी आपके हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी या फिर सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी? जिसने ढील दिया है उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं छोड़ा किसी को नहीं जाता है। जी बिल्कुल होगी। संजय जी, अब जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, कई लोग जो हैं वहां पे पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं और कईयों के घर तबाह हो गए। उनके लिए सरकार की तरफ से अब क्या घोषणा है? क्या कोई मुआवजा उन्हें दिया जाएगा? नहीं, कहीं कोई घर कोई छोड़ करके भाग नहीं रहा है। जिसका घर जलाया गया है उसको हम लोग बाकायदा फिर से उनका जो है घर ठीक ठाक करवा करके निश्चित रूप से प्रशासन उसका मदद जरूर करेगी। चलिए संजय चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। दर्शकों को दिखा दें, ये वही तस्वीरें हैं जो शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिली और उसके अगले दिन भी कुछ इसी तरह का आलम वहां पर बना रहा बंगाल में और कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। देश में करीब 6 राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान वहां पर 2 समुदायों के पक्षों के बीच विवाद हुआ, आगजनी भी हुई है और भारी नुकसान, राजस्व का भी भारी नुकसान हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जिनके आशियाने को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिहार से है जहां पर एक और ऐसी तस्वीर सामने आई। रामनवमी पर एक बार फिर से देश में कई शहरों में तनाव हुआ है और गुजरात में भी
कुछ ऐसे देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा से 2 बार पथराव की खबरें सामने आ चुकी हैं और इसके बाद आज फिर कई शहरों में हिंसा भड़की है। बिहार के सासाराम की अगर बात करें तो वहां रामनवमी के बाद भड़क गई हिंसा और 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। साथ ही बिहार के नालंदा में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव किया गया और इस दौरान जुलूस में भगदड़ मच गई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई और हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। उनका यह आरोप है कि सरकार हमारे कार्यक्रम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा है बिहार में 2 दिन का, जिसके तहत उन्हें वहां पहुंचना था, लेकिन क्योंकि माहौल तनावपूर्ण है उन्हें सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा है। और साथ ही इस बीच बताया जा रहा है कि सासाराम में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह को आना था, लेकिन वहां पर अब धारा 144 लगा दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा है। हालांकि 2 अप्रैल को उनका नवादा का दौरा प्रस्तावित है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून की राज स्थापित करने का जो सरकार संकल्प ली है उसको स्थापित करे, नहीं तो सत्ता में रहने का क्या उचित है इसी सरकार को। घटना घटी है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी। किसी घटना की विस्तार से या डिटेल जानकारी हमको नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरे को लेकर अब एक नया ही मोड़ सामने आया है। ये जो पूरी हिंसा हुई है इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के दौरे से पहले जानबूझकर एक साजिश के तहत इस तरह का माहौल बनाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरी घटना को लेकर जांच जारी है। जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई इस मामले में जारी है। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि राम के नाम पर ये इस तरह का जो हंगामा हुआ है उसके पीछे आखिर कौन है जो बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और लोगों ने जिस तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन यहाँ पर किया बिहार में, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ये आप देख सकते हैं कि आगजनी दिख रही है, लोगों में भगदड़ मच गई है। जहां पर राम भक्त श्रद्धा के साथ पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान माहौल कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं अनुराग तिवारी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्या न्यूज पर। बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आप किस तरीके से देखते हैं देश के 6 राज्यों में रामनवमी के एक पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन उस दौरान शोभा यात्रा से कब वो इस तरह की आगजनी की घटनाओं में परिवर्तित हो गया, समझ ही नहीं आया। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी खौफनाक है। जी जी बिल्कुल, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुखद चीज है कि ऐसे धार्मिक त्योहारों में और धार्मिक जो रथ यात्रा और जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरीके की चीजें होती हैं, वो सबके लिए शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि पूरा समाज इसके ऊपर सोचे तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। खैर, हम लोग अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं है, ये बाकी राज्यों की तरह नहीं है। इसके बहुत सारे आप तार जोड़ सकते हैं। आप कई महीने इसके निकाले जा रहे हैं। जी अनुराग जी जी बिल्कुल, आप अगर इसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जब से बिहार में नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नियुक्त हुए हैं, उसके बाद गतिविधियां भाजपा में और जेडीयू में बदल चुकी हैं। जहां एक और आज से 1 महीने पहले नीतीश कुमार किसी भाजपा के नेता के साथ बैठना तक उचित नहीं समझते थे, वो परसों रामनवमी के मौके पर भाजपा नेताओं के साथ उन्होंने मंच साझा किया और उनके साथ में पूरा का पूरे कार्यक्रम में हो रहे हैं। काफी बातचीत भी देखी जा रही थी। और इसी बीच जहां गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है सासाराम, उस जिले में और उसके आसपास के जिले में गया, नालंदा, कई ऐसे जिलों में जो सासाराम से आसपास में है, उसके सराउंडिंग में है, वहां पे ये घटना देखने को मिली है। तो इसके कई सारे राजनीतिक आप
आइडिया निकाल सकते हैं, एक राजनीतिक संदेश निकाल सकते हैं कि क्या ये जो बिहार की मौजूदा सरकार है आरजेडी और जेडीयू, वो कुछ मैसेज देना चाह रही है, या फिर नीतीश कुमार ही अपने मौजूदा गठबंधन से परेशान होकर फिर से बीजेपी की तरफ वापसी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी एक संकेत है। पर अनुराग जी, यहाँ पर एक और यहाँ पर एंगल देखा गया है, क्योंकि अमित शाह का यहाँ पर दौरा होना था, 2 दिवसीय दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन इस तरह का जो माहौल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके दौरे को देखते हुए इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं को भड़काया गया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और अब सासाराम में जहां पर उन्हें पहुंचना था, वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं, धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके तनाव भी वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से अमित शाह का दौरा रद्द करना पड़ा। आपको क्या लगता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी अभी सूचना मिली है कि जो कल का सासाराम का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। आप इसके कई सारे मायने ये निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे एक पुख्ता मायना और सबसे आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि एक संदेश जा रहा है पूरे भारतवर्ष में कि बिहार की मौजूदा सरकार इतने बड़े कार्यक्रम के लिए तैयार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जब राज्य में आ रहे हैं तो उनको सुरक्षा देने के लिए वो कैपेबल नहीं है वो सरकार। तो इससे ना सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठेगी, बल्कि गठबंधन के ऊपर भी उंगली उठेगी। और मुझे लग रहा है कि ये एक आसान तरीका भी होगा नीतीश कुमार के पास बहाने बनाकर वापस रिवर्स लेने का। वो ये कह सकते हैं कि मौजूदा गठबंधन के साथ हमारा वो कंफर्टेबिलिटी नहीं रही है, इसलिए हम वापस भाजपा में जाने के वो रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने खुद ही कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ वापसी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो आने वाले समय में भाजपा में वापसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। पर अनुराग जी, यहाँ पर तो सीधा सीधा ये भी देखा जा रहा है ना कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी चूक हुई है, क्योंकि ऐसे धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं, जो आयोजन होते हैं, शोभा यात्रा कोई भी अगर निकाली जाती है तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पुख्ता करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो विषय थे पुलिस के पास, एक शोभा यात्रा, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर दौरा होना था, उसको लेकर सुरक्षा और कड़ी करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस के जो इंतजाम है नाकाफी साबित हुए हैं साफ तौर पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आपने कहा कि पुलिस और राज्य की जो पुलिस व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही है या जानबूझकर नाकाम कराई गई है, ये एक अलग विषय है और ये एक जांच का विषय है। इसके ऊपर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सासाराम और आसपास के जिलों में ही ऐसी घटनाएं क्यों हुई हैं। बिहार में बहुत सारे जिले हैं, लेकिन आप अगर घटनाओं को नजदीक से देखें और मैप में देखेंगे ये चीजें, तो सासाराम, गया, नवादा सब आसपास के जिले हैं। आप सिवान, गोपालगंज की तरफ जाएंगे, आप किशनगंज की तरफ जाएंगे, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे भी बहुत सारे यात्राएं हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम वहां पे कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, लेकिन वहां पे और भी शांतिपूर्वक ये पूरा कार्यक्रम होता है। और जहां पे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है वहां पे उपद्रव होता है। तो इसके कई सारे मायने हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं पुलिसिया तंत्र भी इसमें विफल रहा है, और दूसरी तरफ ये भी संकेत है कि पूरा मैसेज देश में पहुंचाया जा रहा है कि हाँ, ये पूरी की पूरी सरकार एक तरीके से राज्य सरकार एक तरीके से विफल हो रही है सरकार को चलाने में और राज्य को चलाने गलत नहीं होगा कि जंगल राज वाकई बिहार में वापस आ गया है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है तो उससे तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर ना तो कानून का खौफ है किसी में, और ना कानून सक्षम है कि वो ऐसी परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सके। और अगर राजनीति की बात आती है तो उसका भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि राजनीति और सियासत किस हद तक और किस कीमत पर, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के घर जल चुके हैं, और ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि मुस्लिमों के घर भी जले हैं। कई परिवार ऐसे जो पलायन करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि पलायन वहां पर नहीं हो रहा है, स्थिति सामान्य है। तो यहाँ पर अब लीपापोती की परिस्थितियां आ गई हैं। आपको क्या लगता है, ये लीपापोती अब की जा रही है?
सबसे पहले तो ये जानना और समझना जरूरी होता है कि जब भी सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है तो उसके बाद कम्युनिटी या फिर धर्म, जाति, ये चीजें बीच में नहीं आती है। नुकसान होता है तो सभी धर्मों का नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है। और मुझे लग रहा है कि भारत में जब जब कोई भी सांप्रदायिक हिंसा हुई है तो मानवता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ भी हो रहा है, बिहार में भी, बंगाल में भी, कहीं भी ऐसी चीजें हो रही है तो मानवता को नुकसान हो रहा है। लेकिन पुलिसिया तंत्र फेल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिसिया तंत्र को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार अगर कोई बड़े फैसले नहीं लेती है तो मुझे लग रहा है कि आने वाला चुनाव बहुत कठिन होगा। जंगल राज इस तरीके से आप बात कर रही हैं, तो जब जब जेडीयू के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ है तब से जो राज्य के पुराने आप माने कि जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे वो हमेशा से एक्टिव हो जाते हैं। आप ये चीजें डेटा में देख सकते हैं कि जो बलात्कार, हत्याएं और अलग अलग केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उनकी संख्याएं आरजेडी के आने के बाद बढ़ गई हैं। तब उनकी कम्युनिटी के जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें सामान्य बात है और ये चीजें राज्य के लोगों को समझना पड़ेगा, ये चीजें केंद्र के गृह मंत्रालय को समझना पड़ेगा। और एक मुझे लग रहा है कि एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगनी जरूरी है कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं इसके पीछे का क्या कारण है। राज्य सरकार अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बार देखना पड़ेगा गृह मंत्रालय को कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट मांगना बहुत जरूरी है और रिपोर्ट बहुत इसमें इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार में कई जगहों पर इस वक्त माहौल बहुत खराब चल रहा है और इस बीच बिहार शरीफ, सासाराम में भी कोहराम मचा हुआ है। कई ऐसे घर हैं जो तबाह हो गए हैं और साथ ही साथ इस दौरान लूटपाट की घटना भी बढ़ गई हैं। अनुराग जी, क्योंकि हिंसा तो हुई है और वो अभी भी इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की दुकान में घुस रहे हैं, लूटपाट वहां पर कर रहे हैं। कई दुकानों को बंद भी कर दिया गया है। तो क्या अब ये नहीं हो जाता कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, किस तरीके से वो निकलेंगे इससे बाहर? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है, सांप्रदायिक हिंसा होता है तो नुकसान सबको होता है। अब ये नहीं आप कह सकते कि जो लूटपाट हो रही है या फिर जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है वो एक किसी कौम को नुकसान पहुंच रहा है। अगर दुकान किसी की लुटती है, किसी का नुकसान होता है तो उसमें कोई नहीं देखेगा कि ये हिंदू का है, मुसलमान का है या किसी और धर्म के लोगों का है। तो ये सबको नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर इसमें कोई राजनीतिक द्वेष वाली बात है, अगर ये कोई राजनीतिक साजिश है तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना बहुत जरूरी है और इसको कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप राजनीतिक द्वेष से ये सारी चीजें कर रहे हैं तो नुकसान आम आदमी का हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। जी अनुराग जी, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर ये भी आरोप सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर भी बम फेंके गए हैं, उन्हें भी वहां पे मारने की कोशिश की गई है। तो क्या बहुत बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया गया इस हिंसा की आड़ में और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया गया है? जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि राजनीतिक गतिविधियां बिहार में पिछले 23 अभी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने 23 मार्च से थोड़ी बढ़ गई है। 23 मार्च को हुआ क्या था कि बिहार में और 2-3 और राज्यों में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बदले गए थे और जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष बदले गए तो एक नया माहौल बदला है, माहौल बना है। क्योंकि जो बिहार के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो भी उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस कुर्मी कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं। तो एक डायरेक्ट कंपटीशन अब शुरू हो गया है कि कौन बड़ा नेता होगा इस कम्युनिटी का। और इसी के बाद ऐसी हिंसाएं हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक हिंसाएं हैं और राजनीतिक से प्रभावित हिंसाएं हैं। तो इसमें तो एक पार्टी को नुकसान होगा, एक पार्टी को फायदा होगा। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होगा तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसका वापस हमला नहीं करेगी। लेकिन आप ये देखिए कि नुकसान इससे समाज का होने वाला है। तो ये ऐसी जो घटनाएं होती है इनको रोकना बहुत जरूरी है। अब सारी चीजें 144 जैसा कि बताया आपने, धारा 144 लगा दी गई है तो सारा कंट्रोल अब वहाँ के एसपी और डीएम के पास है। मुझे लग रहा है कि अब सर्वशक्तिमान वो वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हैं
और उन्हीं को इस चीज मसलों को अब बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है। जी, अनुराग तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और बिहार में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और इस बीच बिहार की कई जगहों पर, सासाराम के साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, धारा 144 लागू है ताकि बिहार में स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। और अब महाराष्ट्र की ओर रुख करेंगे, जहां छत्रपति संभाजी नगर में फुलंबरी गांव पंचायत कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए गए। और हवा में ये पैसे उड़ाता हुआ शख्स हम आपको भी दिखा दें इस वीडियो में, ये कोई और नहीं बल्कि ये गांव का सरपंच है, जिसने अनोखी तरीके के साथ ये आंदोलन किया है। और सरपंच का ये आरोप है कि गांव के किसानों के पानी के कुएं मंजूर कराने के लिए विस्तार अधिकारी की ओर से एक कुएं के लिए किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। और ऐसा आरोप लगाते हुए सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने आकर 2 लाख रुपए नोट जो हैं उनकी गड्डियां, उसकी माला पहनी और उसके बाद एक एक करके गड्डी निकाली और उन नोटों को हवा में उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि यह अनोखा प्रदर्शन जो सामने आ रहा है महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां पर एक सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने नोटों की गड्डियां इस तरीके से हवा में उड़ा दी हैं। कहना है कि बीडीओ की तरफ से रिश्वत मांगी जा रही है और कुएं के नाम पर, जो कि कुआं किसानों के लिए बनाया जाना है, उस कुएं के नाम पर अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, उनसे मोटी रिश्वत मांगी जा रही है। जर का तुम्ही विहिरी मंजूर केल्या नाही तर जे का लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे जे पोलीस अधीक्षक आहे त्या विहिरीसाठी रक्ताचं पाणी करून शेतकरी विहीर करतो। अरे विहिरीला पाणी लागत नाही, लागतं का नाही कळत नाही, वारस पैसा असतो, पण हा कष्टाचा पैसा आहे, गोरगरीब शेतकऱ्याच्या घामाचा पैसा आहे, शेतकऱ्याचा कापूस अजून विकला गेला करायचे हे पैसे आणून देत आहेत, पैसे मागतायत। आणि म्हणून इथं 10-10 हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याकडून अपक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये, कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्याला पैसे मागू काम करायचे। आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं, एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांचे गोठे करणार असाल, तर मायबाप हो गरीबाचं काम कोण करणार? अरे गरीबाला कोण वाली आहे? तुम्ही 20-20 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये वर्षाला 20-20 लाख रुपये कमवता आणि गोरगरीब शेतकऱ्याकडनं पैसे घेता, विहिरी मंजूर करायला पैसे लागतात तुम्हाला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिरीष उपाध्याय हमारे कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शिरीष, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ खबर है ये पूरी और इस पर क्या अपडेट है? संभाजी नगर जो इलाका है, यहाँ पर किसानों को खेती के लिए और अन्य कामों के लिए कुओं की जरूरत पड़ती है और यहाँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से कुएं खोद करके दिए जाते हैं। लेकिन ये तो जो चीज लोगों को पता है वो ये पता है कि किसान अप्लाई करते हैं और आराम से प्रशासन की तरफ से कुएं खोद करके दिया जाता है। लेकिन जो इसके पीछे की कहानी ऐसी नजर स्पष्ट हो रही थी कि जब भी कोई किसान किसी कुएं को खोदने के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उस कुएं को खोदने के लिए उस किसान की व्यवस्था के लिए को जो पानी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो कुआं खोदना पड़ता है, उसके लिए हर किसान से 10-10 हजार रुपए की वसूली यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे। और इस बात की जानकारी जब इस सामाजिक कार्यकर्ता को मिली तो उसने 10 से 15 किसानों से उसने पैसा जमा किया और जमा करके ला करके रिश्वत देने के बजाय उसने पूरे सरकारी कार्यालय के सामने पूरा रुपया उड़ाया है और अपना जो वक्तव्य था उसमें पूरी तरह से घोषणा के रूप में लोगों को बताया है। और ये वीडियो जब अभी हम लोगों ने चला रहे हैं और इस पर हम लोग ने प्रतिक्रिया ले रहे हैं पत्रकार, तब जाकर के सरकार की नींद खुली है। और अभी गिरीश महाजन जो इसके संबंधित जो मंत्री है, उन्होंने संबंधित अधिकारी को निलंबित किया है। जी शिरीष, इसके अलावा किसानों की तरफ से क्या कहना है? कब से वो परेशान है इस कुएं की समस्या को लेकर और कितने किसान ऐसे हैं जो अब तक रिश्वत दे चुके हैं? नहीं, ये तो सिर्फ एक मामला है, वो भी इस व्यक्ति ने, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने बड़े ही अनोखे ढंग से आंदोलन किया, लोगों के सामने ये बात आई। अदरवाइज पूरे महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, उन सभी ग्रामीण इलाकों में यही इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। किसानों की जो फसलें खराब हुई है, उन फसलों का जो सरकार की तरफ से उनको खाना पूर्ति जो की जा रही है उसको फसल के अगेंस्ट में,
अगर किसी के पास 1 लाख रुपया उसको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो उसमें भी 10 से 15% की कमीशन बाजी इन सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार को एक और व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि उन तक ये जो नीचे की जो घटनाएं हो रही है, नीचे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। शिरीष, कितने अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अभी इस पूरे मामले पर सिर्फ यही एक मामला सरकार को समझ में आया और उसमें एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की है, जबकि उस विभाग के सभी अधिकारी मिले होंगे। तो सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति है। तो जब ये कार्रवाई हुई तो ये जो शख्स, जो सरपंच है, जो पैसे उड़ा रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, या उनका भी यही कहना है कि भी पूरी जांच होनी चाहिए और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? उनका ऐसा मामला उनसे जब बात हुई है तो उनका ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा विभाग ही यहाँ पर भ्रष्ट है और किसानों के लिए जो कुआं सरकार की तरफ से मुफ्त खोद करके दिया जाना चाहिए, उसके नाम पर लाखों रुपए की वसूली हो रही है। और देखिए, वो अपने वीडियो में भी बोलते हुए बोल रहे हैं कि एक अधिकारी 20-20 से 25-25 लाख रुपए की ऊपरी कमाई सालाना कर रहा है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने के बाद सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई कर देना और बाकी सारे लोगों को क्लीन चिट दिए रहना, ये कहीं न कहीं किसानों को पच नहीं रहा है। तो शिरीष, ये जो रिश्वत मांगी जा रही है, मांग कौन रहा है? क्या डायरेक्ट अधिकारी मांग रहे हैं या इसमें भी कोई बिचौलिया है जो रिश्वत ले रहा है, या किसानों और अधिकारियों के बीच का ब्रिज बना हुआ है? यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कोई बिचौलिए की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे अधिकारी किसानों से 10,000 रुपए प्रति कुएं के अनुसार हिसाब से मांग रहे थे। इसीलिए इस ग्राम पंचायत है, समाज सेवक जो है, उन्होंने अपने अनोखे ढंग से आंदोलन किया और इनकी बात सरकार तक तो पहुंच गई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है। जी शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से वो वीडियो हम दिखा दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है, ये गांव का सरपंच है और बीडीओ की तरफ से जिस तरीके से रिश्वत मांगी जा रही है और जो पूरा विभाग है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और इसलिए परेशान होकर सरपंच किसानों की गुहार लेकर कार्यालय के बाहर पहुंचा है। नोटों की गड्डियां उड़ाई गई हैं और साथ ही साथ लगातार नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि प्रशासन भ्रष्ट है। जो कुआं फ्री में खुदवाना चाहिए था, सरकार की तरफ से जो योजना है उसके अवज में भी पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है और अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है। जबकि एक तरफ मौसमी आफत की वजह से किसान पहले ही परेशान है, कई बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं मनमानी करने पे आमादा है। और अब रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में अब फ्री बिजली को लेकर संग्राम छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी सरकार एक बार फिर आमने सामने है और एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ कहना है कि किसान को फ्री बिजली की घोषणा के बावजूद लंबा चौड़ा बिल थमाया जा रहा है। साथ ही कई लोगों के बिजली के जो बिल हैं वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक के आ चुके हैं। और इस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी सरकार पर हमलावर हो गई है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो गए हैं, हाथों में बैनर ले लिए गए हैं और साथ ही हाथों में बोर्ड लेकर भी वो लोग शुरू हो चुके हैं। और केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अब बिजली को लेकर जो फ्री बिजली का दावा आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किया जा रहा था, उसकी पोल खोलते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और लगातार बयानबाजी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं। दीपक, क्या हालात है वहां पर? बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन के लिए निकले हैं, तो क्या वहां पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं? जिस तरह से देखा जाए, बात कर रहे हैं तो अभी करीब 5 तक के दिन की बात करते हैं, बिजली फ्री निकल रहा है। तो बिजली फ्री के जो वादे करते हैं उन वादों में देखा जाए नाकाम नजर आ रहे हैं और किसान जो कम से कम 250 किसान वहाँ मौजूद है और अरविंद केजरीवाल का मुख्यालय पर घेराव करा गया है इसके लिए। और देखा जाए इसमें अहम बात यह रही, रामदिन पुरी और तमाम जो किसान के लोग अध्यक्ष है सभी यहाँ मौजूद रहे। जी दीपक, तो अब कहाँ की ओर कूच करेंगे ये कार्यकर्ता? यहाँ पर केजरीवाल कार्यालय को घेरने की यहाँ पर रणनीति तैयार की गई थी, उस लिहाज से सुरक्षा के क्या लिहाज के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए उनका ऑफिस मुख्यालय है, तो निवास है, उसको पूरे तरह से बैरिकेड कर रखा है।
आगे नहीं जाने दे रहे हैं और वहीं किसानों को वहीं रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनको भी वहीं रोक दिया था, उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। प्रशासन ने पूरे तरीके से जो सुरक्षा के होकर बिल्कुल देखा जा रहा है, सुरक्षा पूरी जा रही है। जी दीपक, और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई प्रक्रिया नहीं है। देखो जल्दी इसका है कि सारे भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आतिशी तरह जो आतिशी ने परिषद का बयान दिया था, जो ये बोला था अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो बिजली फ्री देती है, तो उसी बयान को लेकर पहले कल देखा था बीजेपी की बात करते हैं, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसी चीजों को लगातार देखते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमेशा लगातार बूझते थे, विपक्षी को लगातार गिरफ्तार रहता है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो वादे करती है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वहां भी नाकाम नजर आ रही है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी है पूरी हो चुकी है, क्योंकि फ्री बिजली को लेकर जो दावे किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी पोल खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर आरोप है कि जो किसान हैं जिन्हें फ्री बिजली का दावा भारतीय जनता आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, उन किसानों को भी हजारों का बिल भुगतान करना पड़ रहा है। और अब कई लोग ऐसे भी हैं जिनका बिल 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आ रहा है और इस वजह से आम जनता काफी परेशान है और उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम दावे धराशायी हो गए हैं। और ब्यूरो रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप